दृष्टि आइज के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का ऑडियो आर्टिकल द हिंदू में प्रकाशित संपादकीय प्रॉपर प्रोटोकॉल और हिंदुस्तान टाइम्स में छपे लेख WHO रिवाइजेज एसेंशियल मेडिसिन्स लिस्ट इश्यूज गाइडलाइंस ऑन एंटीबायोटिक यूज के सम्मिलित सारांश पर आधारित है। इसमें टीम दृष्टि के इनपुट भी शामिल हैं। यह ऑडियो आर्टिकल सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 के स्वास्थ्य खंड से जुड़ा हुआ है। तो आइए लेख की शुरुआत करते हैं। एंटीबायोटिक के इस्तेमाल पर उभरते सवाल। बहुत ही प्रचलित कहावत है कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज हार्मफुल। इसी कहावत को चरितार्थ करता है एंटीबायोटिक दवाओं के इस्तेमाल का वाकया। विगत दिनों विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अनिवार्य दवाओं की लिस्ट को संशोधित करते हुए एक बार फिर से एंटीबायोटिक दवाओं के अंधाधुंध इस्तेमाल पर चिंता जाहिर की और इसे 3 श्रेणियों में विभाजित किया है। यह आवश्यक दवाओं की सूची के 40 वर्षों के इतिहास में WHO के एंटीबायोटिक्स अनुभाग का सबसे बड़ा संशोधन है। गौरतलब है कि WHO ने पहले भी इस संबंध में दुनिया को आगाह किया है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने भी 2 साल पहले किए अपने स्टडी में यह चेतावनी दी थी कि यदि एंटीबायोटिक दवाओं के इस्तेमाल को सीमित नहीं किया गया तो आने वाले समय में इससे स्वास्थ्य में नहीं बल्कि मौत में इजाफा होगा। कहने का मतलब यह कि इंटरनेशनल से लेकर नेशनल हेल्थ एजेंसी तक प्रतिजैविक दवाओं के इस्तेमाल को लेकर फिक्रमंद हैं। आखिर क्यों? क्या कारण है कि एंटीबायोटिक मेडिसिन का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है? भारत पर इसका क्या प्रभाव हो रहा है? इसकी रोकथाम के उपाय क्या हो सकते हैं? क्या WHO के दिशा निर्देश इस संदर्भ में कारगर सिद्ध हो सकते हैं? कुल मिलाकर एंटीबायोटिक क्या है और इसे लेकर उभर रही स्वास्थ्य चिंताओं का क्या समाधान हो सकता है, यही जानना हमारा मकसद है। एंटीबायोटिक 2 ग्रीक शब्द एंटी और बायोस से मिलकर बना है। एंटी का अर्थ है विरोध या खिलाफ और बायोस का अर्थ है जीवन। इस तरह एंटीबायोटिक एक ऐसा यौगिक है जो बैक्टीरिया को मार देता है और उसके विकास को रोक देता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि एंटीबायोटिक जीवाणु को नष्ट करता है, विषाणु को नहीं। इसलिए इसका इस्तेमाल सिर्फ जीवाणु जनित रोगों जैसे टाइफाइड, हैजा, काली खांसी, टीबी, न्यूमोनिया, प्लेग, स्किन इन्फेक्शन आदि की रोकथाम के लिए किया जाता है। विषाणु जनित रोगों जैसे एड्स, चेचक, इन्फ्लुएंजा, पोलियो, डेंगू ज्वर आदि में एंटीबायोटिक का इस्तेमाल नहीं किया जाता। इस तरह एंटीबायोटिक बीमारी न फैलने देने वाले यौगिकों का एक व्यापक समूह होता है जिसका उपयोग कवक और प्रोटोजोआ समेत सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखे जाने वाले जीवाणुओं, बैक्टीरिया, फफूंदी और परजीवी के कारण हुए संक्रमण को रोकने के लिए होता है। यूं तो एंटीबायोटिक की खोज 1928 में सर्वप्रथम अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, लेकिन एंटीबायोटिक शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1942 में सेलमैन वॉक्समैन ने किया था। फ्लेमिंग द्वारा खोजा गया पहला एंटीबायोटिक था पेनिसिलिन। उत्पत्ति के आधार पर एंटीबायोटिक को 3 वर्गों प्राकृतिक, सिंथेटिक और सेमी सिंथेटिक में विभाजित किया जाता है। एंटीबायोटिक की अवधारणा को समझने के बाद यदि इसके उपयोग पर विचार करें तो कई अनोखी बातें देखने को मिलती हैं। जैसे 20वीं सदी के शुरुआत से पहले सामान्य और छोटी बीमारियों से भी छुटकारा पाने में महीनों लगते थे, लेकिन एंटीबायोटिक दवा आने के बाद जीवाणु जनित रोगों से सप्ताह से भी कम समय में छुटकारा मिलने लगा। आम लोगों की धारणा बन गई है कि एंटीबायोटिक दवाओं से रोग जल्दी ठीक हो जाता है, इसलिए जरा सा जुकाम या मामूली सरदर्द होने पर भी लोग एंटीबायोटिक खाने लगे हैं। WHO के एक अध्ययन में कहा गया है कि 53% भारतीय बिना डॉक्टरी सलाह के एंटीबायोटिक लेते हैं। अध्ययन में यह भी कहा गया है कि अगर सर्दी जुकाम जैसे मामूली बीमारी में डॉक्टर एंटीबायोटिक नहीं लिखता तो भारत में 48% लोग डॉक्टर बदलने की सोचने लगते हैं। इतना ही नहीं, 25% डॉक्टर बच्चों के लिए बुखार में एंटीबायोटिक लिखते हैं। एक आंकड़े के मुताबिक कई सालों में एंटीबायोटिक दवाइयों के इस्तेमाल में 30 से 40% का इजाफा हुआ है, जिसमें भारत नंबर 1 है। कहने का मतलब यह कि भारत में एंटीबायोटिक का अत्यधिक उपयोग होता है। तो सवाल उठता है कि आखिर वो कौन सी वजहें हैं जो एंटीबायोटिक को भारत में इतना आम बनाए हुए हैं। आइए इन वजहों को जान लेते हैं। ये कारण हैं मरीज द्वारा जल्दी ठीक होने के लिए खुद एंटीबायोटिक की मांग करना, डॉक्टर द्वारा अपनी प्रैक्टिस जमाने के लिए मरीज को
हैवी एंटीबायोटिक डोज देना। एंटीबायोटिक के बरक्स तत्काल राहत के लिए किसी और मेडिसिन का उपलब्ध न होना। आर्थिक तंगी में स्वास्थ्य राहत के लिए डॉक्टर की बजाय दवा दुकानदारों से ही एंटीबायोटिक की मांग कर लेना। स्वास्थ्य जागरूकता और दवाओं का ज्ञान न होना। एंटीबायोटिक के उपयोग और बिक्री को लेकर सरकारी नीतियों का अभाव होना। इस तरह भारत में एंटीबायोटिक के उपयोग के बढ़ने के कई कारण हैं, लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है कि WHO और ICMR की चिंताओं के बावजूद न सरकार और न ही आम जनता में इस संदर्भ में अधिक चिंता दिखाई देती है। बताते चलें कि WHO संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वावधान में विकसित एक संस्था है जिसका उद्देश्य समूची दुनिया में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं की पहुंच और स्वास्थ्य जागरूकता फैलाना है। WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। इसका मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है तथा इसका पेरेंट बॉडी यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है। यदि हम बात करें इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR की, तो यह स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन एक सरकारी निकाय है। इसका भी मकसद है भारत में स्वास्थ्य सुविधाओं के विकास को लेकर सलाह देना और वैश्विक स्वास्थ्य एजेंसियों के साथ कोऑर्डिनेट करना। अंग्रेजों ने जिस वर्ष भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाने का फैसला किया, उसी वर्ष यानी 1911 में ही ICMR का गठन भी हुआ और इसका मुख्यालय नई दिल्ली ही है। इस तरह देखा जाए तो WHO और ICMR दोनों ही स्वास्थ्य सुविधाओं के प्रसार और जागरूकता को बढ़ाने वाली संस्थाएं हैं। एक को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता हासिल है तो दूसरे को राष्ट्रीय। लेकिन हैरानी यह है कि दोनों ने ही एंटीबायोटिक दवाओं के प्रयोग को लेकर लोगों को खबरदार किया है, फिर भी इस पर लगाम नहीं लग पा रहा। इसलिए यह जानना जरूरी है कि आखिर एंटीबायोटिक दवाओं के अधिक इस्तेमाल से क्या हानि है और इस संदर्भ में क्या निवारक उपाय किए जा सकते हैं। दरअसल इन औषधियों से जुड़ी एक अहम चिंता यह है कि एंटीबायोटिक दवाएं या तो बैक्टीरिया को खत्म कर देती हैं या उनकी वृद्धि को रोक देती हैं, लेकिन इनका लगातार इस्तेमाल करते रहने से बैक्टीरिया में उत्परिवर्तन के कारण प्रतिरोध क्षमता पैदा हो जाती है। इसके चलते ऐसी दवाएं असर करना बंद कर देती हैं। इसी को माइक्रोबियल प्रतिरोध कहते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इन दवाओं के सेवन के मामले में बरती जा रही ऐसी लापरवाहियों के चलते आने वाले वर्षों में सामान्य उपचार से ठीक हो सकने वाली कुछ बीमारियां भी लाइलाज हो जाएंगी, क्योंकि एंटीबायोटिक दवाओं के अंधाधुंध इस्तेमाल से उनके खिलाफ तेजी से प्रतिरोधी माइक्रोबियल पैदा हो रहे हैं। अगर इस पर उचित कदम नहीं उठाए गए तो 2050 तक दुनिया में एंटी माइक्रोबियल प्रतिरोध से मरने वालों की संख्या 1 करोड़ तक पहुंच जाएगी, जिसका एक बड़ा हिस्सा भारत समेत दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में होगा। इससे भारी जन क्षति तो होगी ही, सकल घरेलू उत्पाद का 2 से 3.5% तक का नुकसान भी हो सकता है। इसलिए निस्संदेह जिस स्तर और दर से एंटीबायोटिक दवाएं अपना असर खो रही हैं, यह भारत के लिए भी चिंता का विषय है। हमें इस पर लगाम लगाने के उपाय खोजने की बेहद ज़रूरत है। इस संदर्भ में अभी दिया गया WHO का दिशा निर्देश बेहद कारगर साबित हो सकता है। WHO ने एंटीबायोटिक दवाओं के उपयोग को और ज़्यादा व्यावहारिक, समय अनुकूल तथा हेल्थ फ्रेंडली बनाने के लिए इसे 3 वर्गों में विभाजित किया है। पहला एक्सेस यानी पहुंच, दूसरा वॉच यानी निगरानी और तीसरा रिजर्व यानी आरक्षित। ये तीनों श्रेणियां दवाओं के हानिकारक असर को देखते हुए बनाई गई हैं। कहने का मतलब यह कि जिस एंटीबायोटिक से कम हानि हो और जिसकी ज़रूरत छोटी मोटी बीमारियों में हो, उसे एक्सेस श्रेणी में रखा गया है। ऐसी दवाओं तक सबकी पहुंच हो सकेगी और इसे सब जगह बेचने की स्वीकृति होगी। WHO ने निमोनिया की बीमारी में इस्तेमाल होने वाले एंटीबायोटिक एमोक्सिसिलिन को पहली श्रेणी में शामिल करने की अनुशंसा की है। दूसरी जो श्रेणी है वह पहले से बढ़ा हुआ कदम है। वॉच श्रेणी में ऐसी एंटीबायोटिक दवाओं को शामिल किया गया है जिसके हानिकारक प्रभाव अधिक हो सकते हैं। ऐसी दवाओं की सूची बनाकर इसे निगरानी श्रेणी में रखा गया है। इनमें वे दवाइयां शामिल हैं जिनका उपयोग निम्न स्तर के संक्रमित रोगों के इलाज के लिए पहली या दूसरी पसंद के रूप में किया जाता है। तीसरी और सबसे टफ श्रेणी है रिजर्व या आरक्षित की। इनमें वो दवाएं शामिल हैं जिनका साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है और जिन्हें गंभीर रोगों के इलाज के दौरान ही दिया जा सकता है। ऐसी दवाओं की बिक्री पर विशेष हिदायत का प्रावधान हो सकता है। WHO द्वारा एंटीबायोटिक दवाओं के श्रेणी विभाजित करने के फायदों का यदि हम विश्लेषण करें तो वे इस प्रकार हैं।
प्रतिरोधकता या एंटीबॉडी को रोकने के लिए एंटीबायोटिक दवाओं के उपयोग को कम करना चाहिए। एंटीबायोटिक दवाओं के वर्गीकरण से देशों को उपयुक्त जीवाणुरोधी एजेंट्स तक पहुंच बनाने में मदद मिलेगी। यह सूची दवा आपूर्ति प्रणाली के लिए एक गाइड के रूप में कार्य करेगी तथा स्वास्थ्य सुरक्षा को भी बढ़ावा देगी। इससे सही लोगों तक एंटीबायोटिक को पहुंचाने में मदद मिलेगी तथा इसके दुरुपयोग को भी नियंत्रित किया जा सकता है। इन प्रावधानों को देखने के बाद निश्चित रूप से यह कहा जा सकता है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा एंटीबायोटिक के संदर्भ में दिया गया यह दिशा निर्देश पूरी दुनिया के लिए अनुकरणीय है। हालांकि भारत सरकार ने इसी वर्ष नई स्वास्थ्य नीति 2017 जारी की है, फिर भी भारत के लिए WHO के एंटीबायोटिक संबंधित दिशा निर्देश विशेष रूप से अनुकरणीय हैं, क्योंकि भारत इससे प्रभावित होने वाले चोटी के देशों में रहा है। इस संपूर्ण चर्चा का सार यही है कि एंटीबायोटिक एक जीवन रक्षक औषधि है, लेकिन इसके अंधाधुंध इस्तेमाल ने इसे जीवन भक्षक बना दिया है। अतः इसके इस्तेमाल और उपयोग को लेकर देशों को सोचना ही होगा। इस दिशा में दिया गया WHO का दिशा निर्देश बेहद कारगर साबित हो सकता है। अतः सभी राष्ट्रों को एंटीबायोटिक के इस्तेमाल पर नजर रखने के लिए एक तंत्र विकसित करना चाहिए। भारत जैसे लापरवाह देशों में तो इन दवाओं के इस्तेमाल को लेकर ऐसे नियम बनाए जाने चाहिए कि एंटीबायोटिक दवाओं को न तो डॉक्टर अनावश्यक रूप से लिख सकें और न मरीज बिना प्रिस्क्रिप्शन के खरीद सकें। दवा दुकानदारों को भी एंटीबायोटिक दवाओं के ग्राहकों का रिकॉर्ड रखना बेहद जरूरी बनाया जाए। साथ ही स्वास्थ्य से जुड़ी इस चिंता से निपटने के लिए जन जागरूकता अभियान की भी जरूरत है। ध्यान रहे कि स्वास्थ्य सिर्फ रोग या दुर्बलता की अनुपस्थिति नहीं, बल्कि एक पूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक खुशहाली की स्थिति है। कहा भी जाता है कि स्वास्थ्य ही धन है, इसलिए सरकार और समाज दोनों को एंटीबायोटिक के मामले में सचेत रहते हुए सही नीतियों को अपनाने की जरूरत है। अब जल्दी से नोट कीजिए आज का सवाल। सवाल है, प्रतिजैविक की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए इसके अत्यधिक इस्तेमाल से होने वाले स्वास्थ्य चिंताओं को रेखांकित कीजिए। WHO और ICMR द्वारा इस संदर्भ में किए जा रहे प्रयासों की समीक्षा कीजिए।